चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति का वो चमकता ध्रुव तारा जिसकी चर्चा आज घर घर में हो रही है। चौधरी चरण सिंह की चर्चा आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घर घर में हो रही है। यूं कहें कि घर घर आजकल चौपाल लगी हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है और इस खबर से समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समूचा देश किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सबके पास अपने अपने किस्से हैं, अपनी अपनी कहानियां हैं और सब चौधरी साहब से जुड़ी हुई यादों को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ आज महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चौधरी साहब को कैसे याद करते हैं और अब जबकि चौधरी साहब को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई है तो कितनी खुशी हो रही है, कितना प्रफुल्लित है। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाना चौधरी चरण सिंह जी के साथ पढ़ा करते थे। उनके पास कई किस्से हैं जो अब तक आपने शायद ही सुने हों। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे? चौधरी साहब की शख्सियत अपने आप में बिल्कुल बिरली शख्सियत है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूर का बेटा रहा हो और जिसने ख्वाब देखने की सोची हो और ख्वाब को सच किया हो, हकीकत में तब्दील किया हो। अगर हम आजाद हिंदुस्तान की बात करें तो भारतीय राजनीति का चमकता हुआ ध्रुव तारा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बुनियाद जो खड़ी की और जिस कमियों से वो जूझे, जिन आफतों से वो जूझे, उन सभी को मात देते हुए वो देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचे और आज उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। कितनी खुशी हो रही है और चौधरी साहब से जुड़े हुए किन किस्सों को आप साझा करना चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह बहुत ही अभाव में पले बड़े हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु मैं तो ये कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह किसी एक विशेष कम्युनिटी के राजनेता नहीं रहे। वे तो एक गरीबों के और इस धरती से उत्पन्न हुए जो हमारी जनता थी उसके नेता रहे हैं। 1903 में 1902 में वे एक बहुत ही गरीब किसान के यहाँ पैदा हुए और उनके पिताजी जो थे इसके रियासत कुशेश्वर रियासत के यहाँ जो है एक बटाई पर ज़मीन लेकर के खेती किया करते थे। किंतु किन्हीं परिस्थितियों वजह जब उन्होंने उनकी खेती उनसे छुटा ली तो वे अपनी खेती छोड़ने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति जब खराब होती चली गई तो भूपगढ़ी, जानी खुर्द में भूपगढ़ी गाँव पड़ता है, जानी खुर्द ब्लॉक में, इसमें आ गए और चौधरी चरण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा जानी खुर्द प्राइमरी पाठशाला से हुई और वहाँ से 5वीं करने के उपरांत जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो उसके पिताजी का मन था कि अब आगे न पढ़े। किंतु उनके शिक्षक जो एक बिजरोल के हुआ करते थे उन्होंने कहा कि नहीं चौधरी साहब इन्हें पढ़ाइए, एक विलक्षण प्रतिभा है। तो इनके चौधरी चरण सिंह जी के ताऊ इनके पिताजी मीर सिंह के बड़े भाई लखपत सिंह जो आर्मी में थे, अंग्रेजी शासन में आर्मी में थे, तो उन्होंने इन्हें पढ़ाने का जिम्मा लिया और उन्होंने साहस किया और उन्होंने मेरठ कॉलेज जीआईसी मेरठ कॉलेज जो अभी जीआईसी है गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने यहाँ से मिडिल पास किया। 1919 तक ये यहाँ पर पढ़े और उसके बाद नाना के साथ भी पढ़ते थे वो इसमें जीआईसी मेरठ में नाना के साथ 1919 में भी पढ़े। अच्छा। उसके बाद आप आगरा चले गए। आगरा इन्हीं के ताऊजी ने लखपत सिंह ने जो है ने आगरा भेजा। आगरा जाने के बाद जब वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ, जो हड़ताल चल रही थी, तो इनका जो रसोइया था, जो भैंस का खाना बनाने वाला था, तो इन्होंने उन पर एक हरिजन से खाना बनवा लिया। तो जब उन्होंने एक हरिजन से खाना बनवाया तो वहाँ के लोगों ने इनका बहुत बड़ा विरोध किया। किंतु ये विरोध से बिल्कुल सशक्त रहे, बिल्कुल अडिग रहे, अपनी बात से पीछे नहीं हटे, उन्हीं से खाना बनाते रहे। फिर 1925 में उन परिस्थितियों को देखते हुए इनके ताऊजी ने कहा कि नहीं आप फिर मेरठ कॉलेज से आकर के ला कीजिए। तो चूंकि मेरठ कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट हुआ करता था। ये तो खैर रिकॉर्ड है जो आप बातें कर रहे हैं कि 1902 1903 से लेकर के भूमिहीन घर में वो पैदा होते हैं और किसानों के लिए इतना सब कुछ करते हैं और देश के सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचते हैं। ये पूरा वर्णन तो मिल जाता है लेकिन वर्णन उन कहानियों का नहीं मिलता। जैसे आप जो नाना जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो बचपन से आप कहानियां सुनते आए हैं चौधरी साहब से जुड़ी हुई, उन कहानियों को जरा शेयर कीजिए कि कैसे चौधरी साहब की शख्सियत थी, उनकी सादगी के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया रसोइया की बात आपने की कि किस तरह से उन्होंने रसोइया रखा हुआ था और जब वो प्रधानमंत्री भी रहे तब भी उनके रसोइया ऐसे ही थे और उन्हीं के हाथ का बना हुआ वो खाना खाते थे। ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां जो आप शेयर करना चाहते हैं दर्शकों के साथ। मैं आपको पहले क्रम वाइज बताऊं। 1930 में चौधरी चरण सिंह यहाँ पर उप सभापति रहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेरठ के और 1937 में पहली बार ये विधायक हुए और 1937 से 40 तक कांग्रेस के वो भी रहे। फिर आज़ाद भारत में 1952 में ये राजस्व मंत्री रहे
जिन्होंने लेखपालों की एक बड़ी स्ट्राइक, जमींदार उन्मूलन जब हुआ तो बड़े बड़े लोगों ने लेखपालों को उकसा करके इनके खिलाफ एक स्ट्राइक कराई, तो उसे भी इन्होंने समाप्त किया। तो मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपके बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। और चौधरी चरण सिंह जब 1971 में जब ये ओपोजिशन के लीडर हुआ करते थे तो इनका रसोइया एक हरिजन और एक क्रिश्चियन हुआ करता था। अच्छा। तो उस रसोइया को जब इनके पुत्र ने भी कहा कि पापा किसी को बदलते तो उन्हें भी उन्हें डांट दिया, उन्होंने अपने रसोइयों को नहीं बदला। कहले मैं किसी जाति विशेष में विश्वास नहीं रखता, मैं इंसान हूँ, किसी जाति से संबंध नहीं है मेरा, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों की सोचता हूँ। क्योंकि इनका जीवन इस अभाव में बीता, क्योंकि इनके जीवन पर ऐसी प्रभाव और पड़ चुका था कि यदि भारत का विकास होगा तो वो विकास कृषि को यदि हम रोजगार उन्मुख बनाएं, रोजगार की तरफ कृषि की ऐसी कोई नीतियां हम लाएं जिससे कृषि में रोजगार उत्पन्न हो, तो भारत का विकास तभी संभव है। तभी यहाँ की मजदूर और जो बंधक पड़ता है किसानों के, जो बड़े बड़े किसानों के जो बंधुआ मजदूर हैं, ये पड़ता खत्म होती है। तो उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने 1952 में जो है ये जमींदार उन्मूलन कानून पारित करा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अगर चौधरी साहब की बात होती है तो राजनारायण की भी बात होती है, और राजनारायण को हनुमान कहा जाता था। चौधरी साहब का हनुमान की श्रेणी में उनको रखा जाता था कि भाई इनको बनाने वाले राजनारायण हैं। लेकिन जब सिद्धांतों की बात आई, जब उसूलों की बात आई, तो राजनारायण को भी पार्टी से निकालने में उन्होंने देरी नहीं की। ये क्या किस्सा है? ये राजनारायण जी को हनुमान इसलिए कहा जाता है, सन 67 में जब आप पहली बार मुख्यमंत्री हुए, जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो 17 विधायक इनके साथ थे। तो उस समय ये राजनारायण वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन से और जनसंघ के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे और राजनारायण के साथ रहे। किंतु राजनारायण ने जब सन 1980 में, जब राजनारायण ने भी सन 1980 में अब इनके सिद्धांतों से हटकर बातें करनी शुरू की, सिद्धांतों से हटकर चले, पार्टी में फूट डालना राजनीति की बात की, तो उन्होंने राजनारायण को भी पार्टी से बाहर करने में कोई हेजिटेशन नहीं समझा। और ये क्या किस्सा था कि जब इंदिरा गांधी ने उनको चाय पर बुलाया तो चौधरी साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम चाय पर नहीं आ रहे? जब चौधरी चरण सिंह सन 79 में जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए 24 जुलाई को, वो डेट मुझे कंफर्म नहीं, जून या जुलाई में कोई डेट थी, प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुए कांग्रेस आई के समर्थन से, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय ये चाहती थी कि चौधरी चरण सिंह हमारे यहाँ चाय पर आए और मैं उनका स्वागत करूं। तो चौधरी चरण सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि मेरी गवर्नमेंट भले ही चली जाए किंतु मैं वहाँ चाय पर नहीं जाऊँगा। और उसी समय इंदिरा जी ने मन बना लिया कि मैं इनका समर्थन वापस लूँगा। और चूँकि इंदिरा जी उन्होंने उस चीज़ को एसेस कर लिया कि इंदिरा जी अब आपका समर्थन, मतलब कांग्रेस आई जो है आपका समर्थन वापस लेगी, उससे पहले ही संसद में उन्होंने अपना इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया। हमारे साथ अमित चौधरी मौजूद हैं। अमित चौधरी से बात कर लेते हैं। अमित, ये बताइए, आप युवा हैं और आप चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं और आप अलग अलग रैलीज में तख्ती लेकर के जाते थे कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। मैंने भी कई ऐसी रैलीज कवर की हैं। तो कब से आप चौधरी साहब के लिए भारत रत्न की मांग करते आ रहे हैं, और अब जबकि ये फैसला हो गया है तो कितनी खुशी, कितनी तसल्ली, कितना मन हर्षित है, प्रफुल्लित है? जैसे कल जानकारी हुई तो मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, रोमांचित हुआ, और इस अपार खुशी की कोई सीमा नहीं है। ये काम जो आज हुआ बहुत वर्षों पहले होना चाहिए था। और गांव गरीब किसानों की जो भगवान थे चौधरी साहब, उन्होंने एक पहचान दिलाई किसानों को। तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हर्ष की लहर है, और जो जमीन का मालिक बनाया चौधरी साहब ने सभी किसानों को, तो सभी बिरादरी, चौधरी साहब पे जो बिरादरी का टैग भी लगाते हैं। तो चौधरी साहब के बारे में एक दिलचस्प किस्सा मैं बताता हूँ। चौधरी साहब के रसोइया भी दलित थे, और उनकी जो बेटी की शादी हुई है वे सारी अदर कास्ट में हुई है। तो चौधरी साहब, आप भारत रत्न की मांग जो है कितने वर्षों से करते आ रहे थे? अलग अलग रैलीज में कभी आप चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा लेकर के पहुंचते थे, उनकी फोटो लेकर के पहुंचते थे, कभी आप चौधरी अजीत जी की प्रतिमा लेकर के पहुंचते थे, फोटो लेकर के पहुंचते थे। तो ये जो कब से आप ये मांग कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना बड़ा फैसला लिया है, इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि सरकारें आई गई, न जाने कितनी घोषणाएं होती रही, लेकिन चौधरी साहब की उपेक्षा होती रही। लेकिन अब जबकि इस सरकार ने यह फैसला लिया है तो इससे बड़ा फैसला हो नहीं सकता चौधरी साहब के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर से यहाँ की जनता के लिए? इससे बड़ा फैसला कोई हो नहीं सकता। और रही बात चौधरी साहब की, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ कोई ऐसी रैली बची होगी जिसमें मैं उपस्थित नहीं रहा। आपको चौधरी साहब के परिवार का दीवाना भी कहा जाता है कि आप दीवानगी की हद है। ये बात सच है कि चौधरी साहब के
परिवार में एक विशेष स्थान है मेरा। कि जैन जी की कोई ऐसी रैली नहीं हुई जहाँ न जाते होंगे, हर रैली में पहुंचते हैं। जैन जी की भी जाता हूँ, चौधरी साहब की भी रैली में जाता था, अजीत सिंह जी की। और अजीत सिंह जी को हम काफी याद भी करते हैं। उनके जो लास्ट शब्द तो बहुत याद आते हैं कि मुझे आपके बीच में आके अच्छा लगता है। अजीत सिंह जी का एक किस्सा है, और चौधरी साहब का भी एक किस्सा बताता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी का। बिनोली उनकी बहन थी, तो उनकी बहन, उन्हें अपनी बहन के यहाँ भात देने आना था। तो दिल्ली से लेकर बागपत बड़ौद तक फोर्स लगी हुई थी, और भात में 51 रुपए दिए थे। तो बहन ने कहा कि प्रधानमंत्री हो गए 51 रुपए। तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री हूं, लेकिन देश नहीं दे सकता भात में मैं। तो ये उनकी ईमानदारी थी। और जब उनका निधन हुआ, 470 रुपए उनके अकाउंट में थे। आप सोच के देखिए किस विचारधारा के वे नेता हो गए, किस विचारधारा नेता होंगे। बाबू जी, आपने भी चौधरी साहब की तमाम सभाओं को सुना होगा, आपने उस दौर को देखा है। तो अब जबकि चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान मिला तो बहुत खुशी हो रही है, दिल को तसल्ली हो रही है कि हाँ, किसी सरकार ने सोचा तो सही। और अब मिशन 2024 की राजनीति को आप, ये ऊंट जो है, अब ये करवट बैठ चुका है क्या? बैठ चुका है, ये ऊंट अपनी करवट बैठ चुका जी, जिस करवट इसको बैठना था। अच्छा। हाँ। अच्छा। और ये जो डिसीजन मोदी जी ने लिया है, ये तो कम से कम अब से 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था, अजीत सिंह के टाइम में। अच्छा। वो उसी टाइम पे संघर्ष कर रहे थे अजीत सिंह कि चौधरी साहब को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन किसी सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं, सिवा मोदी जी के अलावा। और साहब, हमें तो इतनी अपार खुशी है अब जिसकी कुछ हद नहीं है चौधरी साहब के टाइम से। आजकल घर घर सिर्फ यही चर्चा हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर घर में यही चर्चा हो रही है। बच्चे की जबान पर चर्चा है ये कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिला और सबके घर में खुशियां हैं। बच्चे गांव में था और बच्चे चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। तो ये बताता है कि यहाँ के रग रग में चौधरी साहब किस तरह से बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रग रग में बसे हुए हैं जी चौधरी साहब, हर बच्चे के। आज इतनी खुशियां हैं हम लोगों में, इतनी खुशियां हैं। आप भी क्या कहेंगे? आप हजाम वाला किस्सा सुना रहे थे कि जो है, जब चौधरी साहब किसी नाई के यहाँ जिनसे बाल कटवाया करते थे, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए, कितने युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि युवाओं के लिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं चौधरी साहब? और अब जबकि भारत रत्न की उपाधि उनको मिल गई है तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घर घर में आजकल यही चर्चा हो रही है, यही चौपाल लगी हुई है, और लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाकर, जहाँ लड्डू नहीं है वहाँ गुड़ खिलाकर स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल। 9 फरवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन है। देर आए दुरुस्त आए, ये भारत रत्न की मांग हमारी बहुत पहले से थी। पूरे देश के किसान, मजदूर और कामगार सभी की मांग थी। चौधरी साहब बहुत बड़े कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षवादी और पथ प्रदर्शक, विजनरी आदमी थे। उनकी नीतियां, अगर उनकी नीतियों पर देश चले तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। आज भी उनको भारत रत्न तो मिल गया, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं चौधरी साहब की, उनको भी साकार रूप देना बेहद जरूरी है। उनको साकार करना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं चौधरी साहब के बारे में, शख्सियत के बारे में? और सभी को खुशी है इस बात की, युवा हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो। बुजुर्ग तो यादों के गलियारे में हो जा रहे हैं, और जिन्होंने उस दौर को देखा है, चौधरी साहब की उस सादगी को देखा है जब वो बेत लेकर के चला करते थे, और इसी गन्ना बेल्ट में वो ठेठ अंदाज के लिए भी जाने जाते रहे हैं। जब किसी ने एक बार उनसे पूछा कि भाई गन्ना गन्ना गन्ना, कहीं मेरी टोपी बची, इसी में गन्ना उगा लो, तो ये उनका अंदाज भी, हंसी ठिठोली का भी अंदाज हुआ करता था। देखो, यदि चौधरी साहब की बात करें, गुलाम भारत में ही उनकी जो विचारधारा थी कि हमारी जो आर्थिक असमानता है उसे दूर किया जाए। उस समय ही उन्होंने सोचा था कि आर्थिक असमानता कैसे हो, खाली एक ट्रेंड पे, एक पथ पे, एक विचारधारा पे चल के हम नहीं ये काम कर सकते, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। खेती में उन्होंने यही किया कि हम खेती खाली गन्ने की ना करें, बाकी खेती भी हम करें, ताकि किसानों को लाभ हो और समाज को भी लाभ हो। वे बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, अच्छे प्रशासक थे, और बहुत ईमानदार थे, और जमीनी काम करने वाले थे। एक किस्सा हमने सुना है कि किसी एक थाने में चौधरी साहब एक बार गए कि मेरा बैल चोरी हो गया, तो रिपोर्ट लिखने से उन्हें मना कर दिया गया। बहुत अच्छा किस्सा है ये। तो तब उसने कुछ पैसे मांगे वहाँ दीवान जी ने, तो उन्होंने वो रिपोर्ट जब लिखी, उसे अपनी जो एप्लीकेशन थी उस पर प्रधानमंत्री भारत सरकार तब उस पर मोहर लगी, तो वहाँ थाने में खलबली मच गई। वो किस्सा भी हम युवाओं को प्रेरित करता है कि जमीन से चलते हुए, बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से, वो हर एक पॉइंट्स पे उनकी विचार था कि कहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है, उसे कैसे दूर करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप हजाम वाला किस्सा भी सुना रहे थे, क्या किस्सा था वो? कि जब वो किसी नाई के यहाँ जहाँ वो बाल कटवाने जाया करते थे, उसी शादी में गए, उनके घर के किसी मेंबर की शादी में जब गए, तो उसकी भी अलग कहानी है, दिलचस्प कहानी है। क्या कहानी है वो? उनका जो हज्जाम था, उनकी लड़की की शादी थी। जब वो दाढ़ी बना रहे थे उनकी, तो चौधरी चरण सिंह साहब बोले कि भाई क्या बात है,
बोला ये शादी है लड़की की और बंदोबस्त है नहीं। बोला ठीक है हो जाएगी। तो जिस दिन शादी थी चौधरी चरण सिंह जाके सबसे पहले कन्यादान लिखना शुरू कर दिया। जो आदमी 10 रुपये दे रहा था चौधरी चरण सिंह को देकर 100 रुपये दिए उसने, मतलब उसी हिसाब से बढ़ गया। तो इतना कन्यादान इकट्ठा हो गया कि कन्यादान में ही लड़की की शादी हुई थी। हम कुछ महिलाओं से भी रूबरू होते हैं, खासतौर से यूथ से भी रूबरू होते हैं। आप लोग भी आगे आ जाइए थोड़ा सा और हम बात करते हैं। आप मैडम क्या कहेंगी, चौधरी साहब की राजनीति ऐसी थी कि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए गरीब तबके से लेकर के और जो अमीर तक उनकी थी। तो इस सियासत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आज की युवा पीढ़ी पढ़ती है, जानती है, तो बहुत कुछ सीखने की एक आइकॉनिक फिगर कह सकते हैं। हाँ, आइकॉनिक फिगर तो इसलिए कह सकते हैं कि हमारा जो जाट समुदाय है, विशेषकर मैं जाटों के लिए कहूंगी, तो उसमें भगवान का दर्जा रखते हैं चौधरी चरण सिंह जी। अगर भगवान एक तरफ है तो दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होता है। और ये मुझे तब पता चला जब मैंने छुर में ज्वाइन किया। तो छुर में जैसे ही मैंने 19 दिसंबर को ज्वाइन किया तो 23 तारीख को उनका जन्मदिन था। तो अब मैंने तो अपने संस्कारों के हिसाब से उनका जन्म दिवस मनाया। तो उससे पहले उस स्कूल में कभी मना नहीं था। तो फिर ये बात गांव में फैल गई कि जो नई प्रधानाचार्य आई हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया। तो फिर गांव के बहुत सारे बुजुर्ग आए और मुझसे मिलने के लिए, और सिर्फ इसी बात पे उन्होंने जोर दिया कि हमें तो ये पता चला था गांव में कि तुमने चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया, इसलिए हम तुम्हारे से मिलने आए और आशीर्वाद देने आए। तो मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घर घर में चरण सिंह है, हर घर में चरण सिंह है। और मतलब इस तरह से उन्हें पूजा जाता है, इस तरह से उन्हें माना जाता है कि ये भावना आप गांव में जाकर भली भांति आप देख चुके होंगे। और मतलब सभी जातियों के जितने भी किसान समुदाय है वो तो उन्हें भगवान का दर्जा अपने आप ही देता है। क्योंकि देखो, और रही बात युवाओं को प्रेरित करने की, तो जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है, जिसने मतलब संघर्ष के जिन दिन काटे होते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, वास्तव में नेता भी सच्चा वही होता है और हितैषी भी आदमी का वही होता है और समाज सुधारक भी वही होता है। जिसने गरीबी नहीं देखी, संघर्ष नहीं देखा, उस नेता को जो अमेरिका में पला हो, अमीरी में पला हो, उसे क्या पता गरीबों के संघर्ष का। गरीबों के संघर्ष का तो उसे ही पता है। जिस बच्चे की माँ नहीं है उसे पता है कि माँ के ना होने का क्या दुख है। तो अब जबकि उनको भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप किन शब्दों में धन्यवाद देती हैं, केंद्र सरकार को किन शब्दों में धन्यवाद देती हैं कि इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता समुदाय के लिए भी और देश के लिए भी, किसानों के लिए भी। हम लोग भी बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं जिला जाट सभा मेरठ की भी अध्यक्षा हूँ, महिला विंग की। और हम लोग मतलब मैं पिछले 9 वर्षों से मतलब हम इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तक अपना जो है ज्ञापन पहुंचा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। इस बात की डिमांड हर उसमें होती है। जब भी कभी प्रदर्शन होता है, जब भी कभी कोई मैसेज दिया जाता है सरकार को, जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है, वार्षिक उत्सव, तो हम सरकार को नेताओं के माध्यम से, जब हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं उनके माध्यम से अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे हैं कि चौधरी साहब को भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उनके संघर्ष इतने कम नहीं हैं कि उन्हें साधारण उस पर छोड़ दिया जाए। वो असाधारण व्यक्तित्व था और उसे भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। और आज हमारी ये इच्छा पूरी हो गई है पूरे समुदाय की। तो हम मोदी सरकार के बहुत आभारी हैं, मोदी जी के, माननीय मोदी जी के बहुत आभारी हैं। और हम मतलब अपने पूरे परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने सभी की ये इच्छा पूरी करके और बहुत ही एक मतलब पॉजिटिव संदेश दिया है। और मतलब मैं चाहती हूं कि अगली बार भी सरकार उनकी ही आए। आपकी गाना जो है, गाना आपकी ज्वाइंट हो जाएगी। अभी आरएलडी आई रे वाला, आरएलडी और बीजेपी आई रे दोनों हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऐसे गाँव जैन जी भी राज्यसभा में जो है उधर ही बैठे हुए थे। बिल्कुल, बहुत ही मतलब अजीब सा एक वो है कि अभी तो आरएलडी के लिए देख रहे थे, आरएलडी आई रे, आरएलडी। अब मुझे लग रहा है कि कैसे होगा ये। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का जो भूगोल है वो बदल गया है। गांव में देखिए उथल पुथल। गांव में आज जब मैं गई स्कूल में तो जगह जगह कोई कुछ नहीं कर रहा था, जगह जगह चौपाल लगी हुई थी। वो राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही है वो सब दिखाई दे रही थी सबके चेहरों पे। जो लड्डू खिला रहे हैं वो लड्डू खिला रहे हैं, नहीं तो गुड़ खिलाया जा रहा है। हम कुछ यूथ से भी बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, युवाओं के लिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं चौधरी साहब? क्योंकि जो कहानियां आप सुनते हैं, जो बातें आप किताबों में पढ़ते हैं, उनको सबसे बड़ा अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, उनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, तमाम अन्य उपाधियों से उनको नवाजा जाता है, सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। तो युवाओं के लिए मोटिवेटिंग फिगर है एक, जो युवाओं में जो शब्द है ना, स्वैग,
तो ये जो स्वैग चौधरी चरण सिंह का भी है। हाँ जी, बिल्कुल है। जो हमारी इकोनॉमी है, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो 55% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और जीएसडीपी जो है वो एग्रीकल्चर से हम देख रहे हैं ओवर द इयर्स कम होता जा रहा है। अगर हम चरण सिंह जी की बात करें तो वो हमारे पॉलिटिशियन तो थे ही, बट जो रोल उनका फार्मर्स के वेलफेयर के लिए था, जो उनके राइट्स के लिए उन्होंने लड़ा, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स में उनका रोल रहा हो, एबॉलिशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में, ही इवन रोट अ बुक एबॉलिशन ऑफ जमींदारी पे। तो जब मैं पढ़ रही थी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, देन इट वाज देन दैट आई गॉट इंट्रोड्यूस विद चौधरी चरण सिंह। घर में बातें तो होती रहती थी, बट एज अ फिगर, व्हाट ही डिड फॉर द कंट्री, हाउ ही फॉट फॉर द नेशन, वो सब मैंने तब जाना। और चौधरी चरण सिंह जी का जो गांधीयन प्रिंसिपल के साथ जो अटैचमेंट था, जो नॉन वायलेंसी के साथ वो स्ट्रगल में भाग लिए, आई एम रियली थैंकफुल फॉर मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा, जो कि हम सब जानते हैं भारत रत्न है। और डेफिनेटली इट वाज बीइंग डन फॉर द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ही डिड इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट अगैन, एंड ही वाज एन आइकन। और एज अ यूथ मैं बोलूंगी ही इज एन इंस्पिरेशन। जिनको सिस्टम के लिए काम करना है, जिनको नेशन के लिए काम करना है, वो अपनी इंस्पिरेशन जो उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, उनके वेरियस स्ट्रगल से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आई एम थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट अगैन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हम सब देख सकते हैं एक वेव ऑफ हैप्पीनेस है अराउंड, एवरीवन इज सो वेरी हैप्पी। पीपल येस्टरडे वर बर्स्टिंग क्रैकर्स, दे वर लाइक एक्सचेंजिंग स्वीट्स। तो ये बड़ा ही खुशी का माहौल है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, संघर्ष की जब बात होती है, चौधरी साहब जब संघर्ष की बात करते हैं तो चौधरी साहब का जीवन ऐसे लगता है कि कोई फिल्म की रील चल रही हो। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भूमिहीन घर में पैदा हुआ, मजदूर का बेटा, और सपने बड़े देखने चाहिए, ये कहा जाता है। चौधरी साहब भी यही कहा करते थे कि सपने हमेशा बड़े देखिए, और सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील किया जाता है। एक मजदूर का बेटा क्या कभी ये सोच सकता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? चौधरी साहब ने सपना देखा और वो करते 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 के देश के सर्वोच्च आसन तक पहुंचे। तो सपने जरूर देखने चाहिए, और खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो हकीकत में जरूर तब्दील होते हैं एक न एक दिन। तो ये चौधरी साहब की शख्सियत एक सीख देती, बिल्कुल देती है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगी। मूवी रील तो उनकी लाइफ बिल्कुल नहीं रही है, बिकॉज हम भी जानते हैं वो मिडिल पेजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास लगती है। हाँ, लगती है, पर उनकी लाइफ डेफिनेटली इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, है ना। जहां वो पहुंचे वो बहुत स्ट्रगल करके पहुंचे, और उन्होंने कॉमन मैन के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। हम देख रहे हैं कि दर बदर हमारी जो इकोनॉमी है शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर मोर। तो जो जीएसडीपी और वो सब है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वो हमारा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज एक डिक्रीज आया है, हम इकोनॉमिक सर्वे में हर साल दिखते हुए आए हैं। तो जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि डेफिनेटली उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे, वो जहां पहुंचे हैं उसके लिए। और आज हम सब देख सकते हैं भारत रत्न हम जैसे लोगों को तो नहीं मिलता है, ऑब्वियसली जो काम कर रहे हैं मासेस के लिए, है ना, दोज पीपल आर बीइंग ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। एंड आई एम डैम श्योर हिज लाइफ मस्ट हैव बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स। बहुत ही उन्होंने नीचे, बोलते हैं ना कि डाउन टू द अर्थ टाइप ऑफ जो पर्सनैलिटी होती है, मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आना और भारत रत्न से अवार्डेड होना, मैं सपने में ही सोच सकती हूँ कि उन्होंने कितना काम किया होगा। और जो लगाव लोगों के दिल में उनके लिए है, मैं आई एम 100% श्योर दैट ही मस्ट हैव डन रियली गुड फॉर द मासेस व्हेन ही वाज देयर। और भारत रत्न पोस्टमसली उनको अवार्ड, आज के राजनेताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है चौधरी साहब से। तो इसको रियलिटी में उतारने की जरूरत है। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं चलती, सिर्फ परिवारवाद नहीं चलता, वंशवाद नहीं चलता। चौधरी साहब से ये भी सीखने की जरूरत है आज के राजनेताओं को। हाँ जी, वी डेफिनेटली नीड टू लाइक वर्क फॉर द राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। और ये हमें एज यूथ भी कभी कभी दिमाग में आता है। एंड अपने खुद के बारे में ना सोच के, नेशन के बारे में सोच के ही कुछ होने वाला है। एंड ही वाज वन अमंग दोज जिन्होंने ये एक्चुअल में किया है। इंडिया फर्स्ट एंड भारत फर्स्ट का जो नारा है वो चौधरी साहब मैं समझिए लगाया करते थे। आप क्या राय रखती हैं? इतना बड़ा फैसला हो गया, आज़ाद हिंदुस्तान में ये मांग हमेशा से होती रही, दशकों से ये मांग होती रही, न जाने कितनी सरकारें आए गईं, न जाने कितने प्रधानमंत्री बने और गए, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, तो ये एक ड्रीम कम ट्रू वाला फैसला है। जी, ये बिल्कुल हमारा सपना सच हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, और हम लोग उन परिवारों से बड़े हुए हैं जहां चौधरी साहब के कैलेंडर लगे होते थे उस समय में। आजकल जो है वो घरों में कैलेंडर की जो परंपराएं वो खत्म हो गई हैं,
और उस समय जो कैलेंडर होते थे वो चौधरी साहब के हमारे घरों में लगे होते थे, जहां उनके जो नारे हैं वो नीचे लिखे होते थे, जो हमें प्रेरित करते थे कि देश की जो तरक्की का रास्ता है वो गांव से होके जाता है, खेत खलियान से होकर जाता है। और अगर देश की तरक्की हमें करनी है तो पहले हमें अपने गांव की तरक्की करनी होगी, हमें अपने किसानों की तरक्की करनी होगी। तो बहुत खुश हैं हम। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो चौधरी साहब एक नेता हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक समय में सिमट के रह गए थे, अब पूरी दुनिया उन्हें जानेगी और उनसे प्रेरणा लेगी। जयंत जी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब भाई कैसे जो है इनकार कर सकते हैं, इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल जीत लिया, तो समाज का दिल जीत लिया, देश का दिल जीत लिया सरकार ने, समाज का दिल जीत लिया है। क्योंकि जैसे अभी मैडम ने कहा कि उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं, तो आज भी आप किसी बुजुर्ग से बात करिए तो वो चौधरी साहब को उसी तरह से आज भी सम्मान देंगे कि जैसे वो उनके बीच में उपस्थित हैं। तो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति नहीं मायने रखती, वो उनके मन और मस्तिष्क पे ऐसी छाप उनकी है कि चौधरी साहब के लिए वही सम्मान रखते हैं जो एक देवता के लिए रखते हैं। चौधरी साहब के लिए क्या बात, क्लैपिंग हो जाए, बहुत अच्छी बात आपने कही। चौधरी साहब के लिए वही सम्मान रखते हैं जो एक देवता के लिए रखते हैं, जो भगवान के लिए रखते हैं। आप बड़ा यूथ हैं, आप चौधरी साहब को इतना सुन रहे हैं तो तमाम बातें दिमाग में बैठ जाती हैं और वो जीवन के लिए दिशा प्रदर्शित करती हैं कि एक कहते हैं ना कि एक दिशा मिलती है जीवन में किसी इकोनॉमिक फिगर से, रोल मॉडल से। तो रोल मॉडल है चौधरी साहब, इज द रोल मॉडल फॉर टुडेज यूथ। यस, एब्सोल्युटली, वो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। जैसे सब कहते हैं नो फार्मर मीन्स नो फूड, तो उन्होंने इसे होने नहीं दिया, उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, क्योंकि वो उस लेवल से गए हुए हैं, उस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं और आज उन्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एंड थैंक यू फॉर द प्राइम मिनिस्टर फॉर गिविंग दिस अवार्ड टू हिम। थैंक यू सो मच। आप भी आओ बेटा, आप बताओ क्या कहोगे? आप भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चौधरी साहब को आप भी पढ़ेंगे। अभी आने वाले दिनों में अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, तमाम शिक्षा लेंगे तो चौधरी साहब को बहुत कुछ पढ़ने का सीखने को मिलेगा। तो जब ये कहानियां सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, इतने आइकॉनिक फिगर, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में हम सुनते हैं, न जाने क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया, वैसे ही चौधरी साहब भी उसी श्रेणी में आते हैं। ही इज जस्ट लाइक गांधी। जी हाँ, यस यू आर राइट। भारत रत्न टू चौधरी साहब, बहुत खुश है। यस, पूरा घर बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश। चौपाल लगी हुई है घर में? नहीं, घर में चौपाल वगैरह तो ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ सभी वर्ग के लोग बेहद खुश हैं और सभी अपने अपने तरीके से सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। वाकई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घर घर में आजकल चौपाल ही लगी है, गांव गांव में आजकल चौपाल ही लगी है और हर तरफ बस एक ही नारे गूंज रहे हैं, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।